हर बार जब कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है या फिर मतलब सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर अपलोड होती है या ऑनलाइन किसी फ्लाइट का टिकट बुक होता है, तो उस एक छोटे से क्लिक के पीछे एक बेहद शांत, अदृश्य और विशाल डिजिटल व्यवस्था काम कर रही होती है। बिल्कुल। और बिना इस व्यवस्था के हमारी आज की ये आधुनिक दुनिया मतलब शायद 1 सेकंड में ढह जाएगी। सही कहा। तो इस विस्तृत चर्चा में हम कंप्यूटर विज्ञान और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे संक्षेप में डीबीएमएस कहा जाता है, उसकी उसी गहरी और जटिल दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। और आज का उद्देश्य मतलब सिर्फ सतही जानकारी लेना नहीं है, बल्कि उस बुनियादी ढांचे को समझना है जो हमारी डिजिटल जिंदगी चलाता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो न केवल तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि उन महत्वपूर्ण तथ्यों से भी भरी है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की रीड होते हैं। मतलब एग्जाम के नजरिए से एकदम प्रीमियम नोट्स हैं। हाँ, और ये विषय अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आज के समय में हर इंसान, हर सेंसर, मतलब हर छोटी बड़ी मशीन लगातार डेटा पैदा कर रही है ना? बिल्कुल, डेटा का तो समंदर है। वही तो सूचनाओं के इस महासागर में डेटा का होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस डेटा को सही समय पर बिना किसी गलती के और पूरी सुरक्षा के साथ खोजकर निकालना, वो असली चुनौती है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका प्रबंधन सटीक हो, और इसी सटीक प्रबंधन का दूसरा नाम डीबीएमएस है। तो इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। किसी भी बेहतरीन समाधान को समझने के लिए, है ना, पहले उस समस्या को समझना पड़ता है जिसे सुलझाने के लिए वो बना था। हमारे नोट्स में एकदम साफ लिखा है कि डीबीएमएस के आने से पहले सारा डेटा हार्ड ड्राइव पर साधारण फाइल सिस्टम के रूप में रखा जाता था। पुराना फाइल सिस्टम? हाँ, अगर इसे एक विजुअल के रूप में सोचें तो ये एक ऐसे विशाल हॉल की तरह था जहां लाखों कागज हवा में उड़ रहे हों। अरे बाप रे! और किसी भी जानकारी को खोजना मतलब एक बुरे सपने जैसा हो। तो इस पुरानी प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या डेटा की अतिरेकता यानी रिडंडेंसी की बताई गई है। ये असल में कैसे काम करता था? तो रिडंडेंसी का सीधा सा मतलब है एक ही जानकारी का कई अलग-अलग फाइलों में बेवजह मौजूद होना। मतलब मान लीजिए एक विश्वविद्यालय का पुराना फाइल सिस्टम है। अगर कोई छात्र अपना फोन नंबर बदलता है तो उस नए नंबर को अकाउंट्स विभाग की फाइल में, एकेडमिक विभाग की फाइल में और लाइब्रेरी की फाइल में अलग-अलग जाकर अपडेट करना पड़ता था। ओहो, मतलब मैनुअली हर जगह? बिल्कुल। और अगर ये काम मैन्युअल रूप से हर जगह नहीं किया गया तो सिस्टम में एक ही छात्र के 3 अलग-अलग फोन नंबर हो जाते थे। इससे न सिर्फ स्टोरेज की भारी बर्बादी होती थी, बल्कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाती थी। और शायद यहीं से वो दूसरी समस्या पैदा होती है जिसे हमारे सोर्स में डेटा की असंगतता या इनकंसिस्टेंसी कहा गया है। मतलब अगर अकाउंट्स विभाग के पास पुराना नंबर है और लाइब्रेरी के पास नया, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि सही नंबर कौन सा है? एकदम सही पकड़ा। असंगतता का मतलब ही यही है कि डेटा अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। इसके अलावा पुराने फाइल सिस्टम में जटिल डेटा एक्सेस एक बहुत बड़ी तकनीकी बाधा थी। वो कैसे? जैसे अगर 10,000 छात्रों का रिकॉर्ड मौजूद है और किसी विशेष शर्त के आधार पर जैसे उन छात्रों की सूची निकालनी हो जो एक खास शहर से आते हैं, तो इसके लिए हर बार एक नया और जटिल प्रोग्राम लिखना पड़ता था। ये बेहद मतलब थकाऊ प्रक्रिया थी। और अगर सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो ये और भी खतरनाक लगता है। फाइल सिस्टम में इस बात पर बहुत ही कम नियंत्रण होता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सी फाइल देख सकता है। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति आसानी से किसी भी संवेदनशील फाइल जैसे ग्रेड्स या फीस के रिकॉर्ड तक पहुंच सकता था। सुरक्षा तो ना के बराबर थी। और सुरक्षा के साथ साथ एक और बड़ी कमी थी, समवर्ती पहुंच, जिसे हम कंकरेंट एक्सेस कहते हैं। मतलब एक साथ काम करना। हाँ, आज के समय में हम देखते हैं कि एक ही गूगल डॉक पर कई लोग एक साथ काम कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन पुराने फाइल सिस्टम में अगर एक व्यक्ति किसी फाइल को खोलकर बैठा है तो दूसरा व्यक्ति उसमें तब तक कोई बदलाव नहीं कर सकता था जब तक पहला व्यक्ति उसे बंद ना कर दे। अरे ये तो बहुत असुविधाजनक है। और सबसे भयानक स्थिति तब होती थी जब सिस्टम क्रैश हो जाए।
कोई इनबिल्ट बैकअप या रिकवरी मैकेनिज्म नहीं था। एक क्रैश और सारा महत्वपूर्ण डेटा हमेशा के लिए गायब। तो इसका मतलब है कि पुरानी प्रणाली पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। फिर डीबीएमएस ने आकर मतलब इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इस सारे डेटा को एक जगह स्टोर, मैनेज और मॉडिफाई करता है। हमारे नोट्स में इसकी मुख्य विशेषताओं में डेटा मॉडलिंग, कंकरेंसी कंट्रोल, अखंडता और सुरक्षा शामिल की गई हैं। लेकिन पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है? स्रोत में डेटाबेस की कई भाषाओं या कमांड्स का जिक्र है। एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सीधा एग्जाम पॉइंट है। तो डीबीएमएस को निर्देश देने के लिए विशेष भाषाओं का इस्तेमाल होता है। इनमें सबसे बुनियादी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीडीएल। डीडीएल, ओके। इसका काम डेटाबेस का डिज़ाइन या उसकी वास्तुकला तैयार करना है। इसमें क्रिएट कमांड से नई टेबल बनाई जाती है, ऑल्टर से उसकी संरचना बदली जाती है और ड्रॉप से उसे पूरी तरह हटाया जाता है। इसके अलावा ट्रंकेट से टेबल का सारा डेटा साफ किया जाता है, रीनेम से नाम बदला जाता है और कमेंट का इस्तेमाल डेटा डिक्शनरी में जानकारी जोड़ने के लिए होता है। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं घर बनाने का उदाहरण लेना चाहूँगा। डीडीएल मानो उस घर का नक्शा और उसकी पक्की दीवारें हैं। जहाँ एक बार बुनियादी ढांचा खड़ा हो गया तो उसे रोज-रोज नहीं बदला जाता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। फिर इसके बाद आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डीएमएल। जी। डीएमएल उस घर के अंदर रखा फर्नीचर है जिसे जरूरत के हिसाब से रोज इधर-उधर किया जा सकता है। ये तुलना तकनीकी रूप से एकदम सटीक है। डीएमएल का काम डेटाबेस की संरचना को नहीं बल्कि उसके अंदर के डेटा को संभालना है। तो इसमें कौन सी कमांड्स आती हैं? इसमें सिलेक्ट कमांड से डेटा प्राप्त किया जाता है, इंसर्ट से नया डेटा जोड़ा जाता है, अपडेट से मौजूदा डेटा में बदलाव होता है और डिलीट से डेटा हटाया जाता है। इसके अलावा मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान और लॉक टेबल जैसी कमांड्स भी इसी का हिस्सा है। और पता है, डीडीएल और डीएमएल को अलग रखने का एक बहुत बड़ा कारण है सुरक्षा। एक साधारण कर्मचारी को केवल डेटा देखने या अपडेट करने मतलब डीएमएल का अधिकार दिया जा सकता है, न कि पूरी टेबल को डिलीट करने का, जो कि डीडीएल का काम है। हाँ, और यही पर सुरक्षा की बात आती है, जिसके लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या डीसीएल का इस्तेमाल होता है। ये हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। इसमें ग्रांट कमांड से किसी यूजर को विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रिवोक कमांड से वे अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। हाँ, और डीसीएल के काम करने के तरीके में ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसे ऑथेंटिकेशन समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? तो ऑथेंटिकेशन बस ये पुष्टि करता है कि यूजर कौन है, जैसे पासवर्ड डालना, लेकिन ऑथराइजेशन ये तय करता है कि सिस्टम के अंदर उस यूजर को क्या-क्या करने की अनुमति है। ओके, मतलब एक छात्र और एक प्रोफेसर दोनों सिस्टम में लॉगिन यानी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रोफेसर को ग्रेड बदलने के लिए ऑथराइज किया जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार फंसाता है। इसके अलावा एक और भाषा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या टीसीएल। जब भी सिस्टम में कोई लेन देन होता है तो उसे सुरक्षित बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगर कोई प्रक्रिया बीच में फेल हो जाए तो रोलबैक कमांड से सिस्टम को पुरानी स्थिति में वापस लाया जा सकता है। अगर सब सही रहे तो कमिट कमांड से बदलाव स्थायी कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। और सेफ पॉइंट से लेन देन के बीच में एक ऐसा सुरक्षित बिंदु बनाया जाता है जहां जरूरत पड़ने पर लौटा जा सके। इसी बीच डीएमएल का एक हिस्सा, जिसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज या डीक्यूएल कहते हैं, उसका उपयोग सिर्फ जानकारी खोजने के लिए होता है, जिसका मुख्य कमांड सेलेक्ट है। हाँ, इन सभी कमांड्स के सामंजस्य से ही एक डेटाबेस इतना सुरक्षित और विश्वसनीय बनता है। अब यहाँ से चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारा डेटाबेस बन गया, उसे नियंत्रित करने की भाषा समझ आ गई, लेकिन क्या दुनिया की हर कंपनी या एप्लीकेशन को एक ही डिजाइन वाले डेटाबेस की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। वही तो। स्रोत में 3 मुख्य प्रकार के डेटाबेस डिजाइन बताए गए हैं। सबसे पहला है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS। RDBMS सबसे पारंपरिक और मजबूत डिजाइन है। इसमें डेटा को रोज और कॉलम्स के रूप में टेबल्स में रखा जाता है। इसमें हर रिकॉर्ड की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, जिसे प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की।
हाँ, और अलग-अलग टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए फॉरेन की का उपयोग होता है। ये पूरी तरह से एसक्यूएल भाषा पर काम करता है। MySQL, Oracle और Microsoft SQL सर्वर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। बैंक, अस्पताल और विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में इसी का इस्तेमाल होता है। और दूसरा प्रकार है नो एसक्यूएल डीबीएमएस। हमारे नोट्स के अनुसार ये बहुत बड़े पैमाने पर डेटा संभालने के लिए है। ये डेटा को सिर्फ टेबल्स में बांधकर नहीं रखता, बल्कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, ग्राफ या कॉलम फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है। भी कसांड्रा और रेडिस इसके उदाहरण हैं। ये बहुत तेजी से स्केल होता है और सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स साइट्स इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर नो एसक्यूएल इतना तेज है, इतना लचीला है और लाखों यूजर्स को एक साथ संभाल सकता है, तो बैंक अभी भी उसी पुराने टेबल्स वाले आरडीबीएमएस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सब कुछ नो एसक्यूएल पर क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? अरे, ये कंप्यूटर विज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसका जवाब है डेटा की स्थिरता और एकरूपता की सख्त ज़रूरत बैंकिंग सेक्टर में। एसिड प्रॉपर्टीज ACID से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एसिड यानी एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, है ना? बिल्कुल सही। अगर किसी के खाते से पैसे कटे हैं तो वो तुरंत दूसरे खाते में दिखने चाहिए। RDBMS ये गारंटी देता है कि डेटा हमेशा सुसंगत रहेगा। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर अगर किसी की तस्वीर पर आया हुआ लाइक 2 सेकंड बाद भी दिखे तो कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। वहाँ गति और लचीलापन चाहिए, इसलिए नो एसक्यूएल बेहतर है। समझ गया। यानी डिजाइन पूरी तरह से जरूरत पर निर्भर करता है। तीसरा प्रकार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अवधारणाओं को डेटाबेस के साथ जोड़ता है। ये इमेजेस, वीडियोस या इंजीनियरिंग डिजाइन जैसे जटिल डेटा को ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट डीबी इसका एक उदाहरण है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो डीबीएमएस ने दुनिया को बदल दिया है। इसके अनगिनत फायदे हैं: बेहतरीन डेटा संगठन, अखंडता, समवर्ती पहुंच, मजबूत सुरक्षा और रिकवरी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। हाँ, ये पूरी तरह से खामियों से मुक्त नहीं है। इसे स्थापित करना और चलाना बहुत जटिल है। इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। उच्च स्तर की सुरक्षा और लॉकिंग तंत्र के कारण कभी-कभी सिस्टम का प्रदर्शन धीमा हो सकता है, जिसे परफॉर्मेंस ओवरहेड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे खरीदना और इसका रख-रखाव बहुत महंगा है। तो अगर ये इतना महंगा है तो हर कंपनी से क्यों अपना रही है? क्योंकि डेटा के खोने, चोरी होने या करप्ट होने की कीमत किसी भी महंगे सॉफ्टवेयर की कीमत से कई हजार गुना ज्यादा होती है। एक बैंक अपना डेटाबेस खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए एंटरप्राइज सूचना, बैंकिंग, वित्त, एयरलाइंस, आरक्षण और दूरसंचार, हर जगह इसका निर्विवाद रूप से उपयोग होता है। ये तो हुई डीबीएमएस के काम करने के तरीके की बात। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान की गहराई को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस नींव को भी समझना होगा जिस पर ये सारे सॉफ्टवेयर और डेटाबेस टिके हुए हैं। बिल्कुल। यहीं से हम स्रोत सामग्री के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो बुनियादी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं से जुड़ा है। अक्सर उच्च स्तरीय तकनीकी आकलनों में इसी नींव की मजबूती परखी जाती है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर की आत्मा है। स्रोत में यूनिक्स का जिक्र है, जो मुख्य रूप से वेब सर्वर के लिए प्रयोग होता है। ये तकनीकी इतिहास का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे असेंबली भाषा के साथ-साथ सी यानी कि सी भाषा में लिखा गया था। सी भाषा, जो काफी पुरानी है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि सी भाषा का विकास 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया था। ये भाषा इतनी मजबूत है कि आज भी दुनिया के कई कोर सिस्टम इसी पर चलते हैं। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात की गई है, जिसका नाम इसके खोजकर्ता लिनस टोरवाल्ड्स के नाम पर पड़ा। लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस है, यानी ये एक ही समय में कई प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चला सकता है। और इसी लिनक्स वातावरण में डेटा खोजने के लिए एक बेहद शक्तिशाली कमांड का इस्तेमाल होता है, ग्रेप। ग्रेप, हाँ, GREP। ये किसी भी फाइल या आउटपुट में एक विशिष्ट पैटर्न या शब्द को खोजने का काम करता है। हाँ, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से चालू नहीं होता है ना? जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बूट लोडर नाम का प्रोग्राम बूटअप प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है।
बिल्कुल सही। और अगर हार्डवेयर के स्तर पर बात करें तो फर्मवेयर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस के निर्माण के समय ही उसके हार्डवेयर विशेषकर रोम रीड ओनली मेमोरी में डाल दिया जाता है। ये डिवाइस को बताता है कि उसे बुनियादी तौर पर काम कैसे करना है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर में सीपीयू के अलावा ग्राफिक्स और इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसे जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और इन सभी हार्डवेयर पुर्जों को मदरबोर्ड पर आपस में जोड़ने के लिए पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का उपयोग होता है, जिसे 1992 में इंटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर हम विंडोज के फाइल सिस्टम जैसे एनटीएफएस की बात करें तो ये हार्ड लिंक और जंक्शन जैसी उन्नत सुविधाओं को सपोर्ट करता है। इससे एक ही फाइल को कई जगहों से बिना उसकी कई कॉपियां बनाए एक्सेस किया जा सकता है। और सिस्टम अगर कभी प्रतिक्रिया देना बंद कर दे या हैंग हो जाए तो टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए Ctrl+Alt+Delete का सार्वभौमिक शॉर्टकट तो है ही। हाँ, वो तो सबका फेवरेट है। और कंप्यूटर की भाषाएं भी अपने आप में एक अलग विज्ञान है। मशीन भाषा केवल 0 और 1 का प्रयोग करती है और इसे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर इसे सीधे समझता है। असेंबली और मशीन भाषा को लो लेवल भाषा कहा जाता है, लेकिन इंसान के लिए इनमें कोड लिखना बहुत मुश्किल है। इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। इतिहास में जाएं तो फोर्ट्रैन पहली प्रमुख वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा थी। और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोबोल का निर्माण हुआ, जो काफी हद तक अंग्रेजी भाषा के समान है। हाँ, और 1964 में जॉन जी कैमिनी ने बेसिक भाषा का विकास किया, जो शुरुआती लोगों के लिए प्रोग्रामिंग सीखने का द्वार बनी। प्रोलॉग फ्रांस में विकसित हुई और ग्रिस्बोल ने स्नोबॉल का आविष्कार किया। ये सारे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। आज के दौर में पाइथन बहुत लोकप्रिय है। इसमें अगर किसी कोड के बारे में कोई टिप्पणी, कमेंट लिखनी हो जो एग्जीक्यूट ना हो, तो उसे सिंगल लाइन में लिखने के लिए हैश का इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग वाला हैश है ना? हाँ, वही। साथ ही पाइथन में लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए पिप का इस्तेमाल होता है, जिसका पूरा नाम प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम है। इसके अलावा C++ और जावा जैसी भाषाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की श्रेणी में आती हैं। स्रोत सामग्री में सॉफ्टवेयर विकास और डेटाबेस से जुड़े कुछ और बुनियादी सिद्धांत भी शामिल हैं, जैसे एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग होने वाले छोटे कोड ब्लॉक को सब रूटीन प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की पूरी प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। और अगर डेटाबेस क्रैश होने से बचाना हो तो मिररिंग विधि का इस्तेमाल होता है। यह बैकअप की वो तकनीक है जिसमें हर छोटे अंतराल पर पूरे डेटाबेस की एक सटीक कॉपी बनती रहती है। और डेटाबेस की जिस फाइल की जानकारी परिवर्तित नहीं होती उसे मास्टर फाइल कहते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के पुराने उदाहरणों में ओरेकल और फॉक्सप्रो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। प्रोग्रामिंग से पहले लॉजिक डिजाइन करना भी अहम है, जिसके लिए फ्लो चार्ट का इस्तेमाल होता है। फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम का चित्रमय विवरण है। इसमें डायमंड का आकार हमेशा एक निर्णय या डिसीजन को दर्शाता है, जहां से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं, और तीर का निशान डेटा फ्लो का दिशा बताता है। तकनीकी आधार के बाद स्रोत में उस यूजर इंटरफेस यानी UI और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास पर भी रोशनी डाली गई है, जिसने कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाया। हाँ, विंडोज का इतिहास बहुत रोचक है। बिल्कुल। विंडोज सॉफ्टवेयर का मूल विचार IBM द्वारा लाया गया था, लेकिन इसे असल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया, जिसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। 1990 में विंडोज 3 एक बहुत ही लोकप्रिय वातावरण बनकर उभरा। उसके बाद विंडोज 95 आया, जिसने क्रांति ला दी, क्योंकि इसमें बहुत से हार्डवेयर के लिए अलग से ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसे प्लग एंड प्ले कहा गया। और फिर 1998 में विंडोज 98 आया और फिर विंडोज 2000। यूजर इंटरफेस की बात करें तो डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे ग्राफिक्स को आइकन कहते हैं। जब हम कोई टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से जिस मेमोरी में जाता है उसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। अरे हाँ, और हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में सुरक्षित रहती हैं। यूजर अपनी पर्सनल फाइल माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। कीबोर्ड पर कंट्रोल की और ऑल्ट की का इस्तेमाल अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष शॉर्टकट कार्यों के लिए किया जाता है।
स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से पर जो पट्टी होती है उसे टास्क बार कहते हैं। किसी भी विंडो को पूरी स्क्रीन पर फैलाने के लिए मैक्सिमाइज बटन होता है। अगर ड्रॉप डाउन या पुल डाउन मेन्यू में कोई कमांड धुंधली मतलब फेडेड या डिम दिख रही है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वो कमांड उस समय उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। माउस की गति बदलने या नया हार्डवेयर जोड़ने जैसी सेटिंग्स कंट्रोल पैनल में मिलती हैं। विंडोज एक्सप्लोरर असल में एक फाइल मैनेजर है, जबकि डिस्क डीफ्रैगमेंटर को यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। और पुराने सिस्टम्स में ACMR, ए ड्राइव का तात्पर्य रूट निर्देशिका या मुख्य ड्राइव से होता था। ये सारी जानकारी दिखाती है कि कैसे हार्डवेयर के सर्किट से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट तक हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। सच में इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे दुनिया उड़ने वाले कागजों और अव्यवस्थित फाइलों से निकलकर DBMS के सुरक्षित और सटीक वास्तुकला तक पहुंची। हमने इसके प्रकार, काम करने के तरीके और उन बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं की नींव को भी समझा जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। इन सबको समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या? आज के समय में जहां इंसान से भी ज्यादा डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI खुद बना रहा है, और वो भी ऐसा डेटा जो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है, तो क्या भविष्य में हमें इन पारंपरिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी? बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। या फिर AI खुद अपना एक ऐसा माइंड डेटाबेस विकसित कर लेगा जिसे समझने या खंगालने के लिए इंसानों के पास कोई क्वेरी लैंग्वेज ही नहीं होगी? ये सवाल वाकई तकनीकी दुनिया के भविष्य पर सोचने को मजबूर कर देता है। क्या वो डिजिटल लाइब्रेरियन एक दिन इतना उन्नत हो जाएगा कि उसे हमारे निर्देशों की जरूरत ही ना रहे? बिल्कुल, ये मुमकिन है। इसी विचार के साथ डेटा और तकनीक की इस गहरी दुनिया से वापस अपनी वास्तविकता में लौटते हैं। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ गहराई तक गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।